Welcome to Think Like UPSC. This is your world history going on and this is unification of Germany. तो हमारा कब से कब तक 1864 टू 1871. सो यहाँ पे बेसिकली जर्मनी में दो आपके ये मेजर पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. इनके यहाँ पे हैब्सबर्ग एंड होहेनज़ोलर्स. तो ये आपके यहाँ पे पावर्स हैं जो आपकी इस टाइम पे पावरफुल है. यहाँ पे ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया ये दोनों कंबाइंडली इकट्ठे आते हैं, बोलते हैं कि अब हम ना जर्मनी को एज अ डुअल गवर्नमेंट, डुअलिज्म के डुअल लीडरशिप में विल ट्राई टू गवर्न दिस. तो ये अपने बेस उस तरह से आते हैं. बट ये जो है ना ये आपके दिस बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क काफ़ी चालाक किस्म के इंसान है. इनको चाहिए था नहीं, मुझे सिर्फ अपना चाहिए, इनको ऑटोक्रेसी चाहिए थी. ऑटोक्रेसी के चलते हुए इनकी जो प्रोग्रेटिव जो ऑफ अ क्राउन की मैं अकेला होना चाहिए, तो ये अपनी चालें चलेंगे अपनी आगे चल के. और ये चालें चलेंगे तो डेफिनेटली फिर ऑस्ट्रिया ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ के जो किंग हैं वो क्या है, थोड़े लिबरल सोच के हैं, वो उनकी सोच अलग है. बट इस तरह से इश्यूज होंगे. तो अब जब हम देखते हैं कि नेपोलियन का जो इन्फ्लुएंस हमें जर्मनी में देखने को मिलता है, एक सेकेंड मुझे ओके. तो हमने क्या देखा, जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है वॉज एनफोर्स्ड फ्रॉम टॉप डाउन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया एंड इट्स चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क. तो बिस्मार्क यहाँ पे काफ़ी एक अपना एक मिशन मोड में आ जाते हैं. यूनिफाइड जर्मनी अनाउंस कर देते हैं, लाइक इमर्जेंस ऑफ अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड अफेयर. तो नेपोलियनिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इन जर्मनी. जैसे कि हम नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो जाती है इनकी कहाँ पे, फ्रांसिस टू को एंड होली रोमन एम्परर एंड बाय द ट्रीटी ऑफ द प्रेसवर्क इन 1804 में. तो ही हैड फोर्स्ड हिम टू डिसॉल्व द होली रोमन एम्पायर, डिसॉल्व हो जाती है. अब यहाँ से एम्परर जो होली रोमन एम्परर एंड बिकेम द किंग ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड द टाइटल फ्रांसिस उनको मिल जाता है. अब इसके बाद में नेपोलियन जो है ना वो अपनी नेपोलियनिक पॉलिसी इन जर्मन वाज टू रिड्यूस टू पावरफुल स्टेट. उनकी पॉलिसी क्या थी कि जो दो पावरफुल स्टेट है ना इनको वो रिड्यूस करना चाहते हैं. किस तरह से कि लाइक इनमें खत्म करना है. तो इनसिग्निफिकेंट वी कैन से द इंक्रीज ऑफ द पावर ऑफ द स्मॉलर स्टेट. वो चाहते थे स्मॉलर स्टेट के पास में पावर ज़्यादा हो. तो वो करने की कोशिश में क्या हो जाता है कि लाइक विच इज़ लाइक जनरली हमने जो आप रोमांटिसाइजेशन जो हमने इस टाइम पे जो कवि आते हैं, जो राइटर्स आते हैं तो इस टाइम पे दे विल स्टार्ट राइटिंग पोएम्स. तो वो रोमांटिसाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म करना स्टार्ट कर देंगे. तो नेपोलियन यहाँ पे क्रिएटेड द कन्फेडरेशन ऑफ रेने इन 1806 में ये कन्फेडरेशन ऑफ रेने साइन करते हैं, जहाँ पे वो प्राइजिंग 36 स्टेट इन ऑल बट ऑस्ट्रिया एंड विदाउट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया को छोड़ के 36 को करेंगे, बट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया को इनको छोड़ देंगे. तो इस सिस्टम की वजह से क्लाइंट स्टेट ऑफ नेपोलियन वाज मेंट टू काउंटर पॉइज द पावर ऑफ द प्रूशियन ऑस्ट्रिया. तो नेपोलियन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कन्फेडरेशन डिक्टेटेड फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर देंगे इन 36 पे. और ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस स्टेट एंड इम्पोज द मास कॉन्स्क्रिप्शंस एंड एज वेल एज डिमांडेड फ्रॉम दैट स्टेट दैट लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री सप्लाईज बी. एंड रूलर्स ऑफ मैनी दीज स्टेट यहाँ की जो स्टेट थे रिलैक्स्ड इकोनॉमिक बैरियर एंड रिमूव्ड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन जो थे एंड सर्वाइल ऑब्लिगेशंस एंड इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन अ इमिटेशन ऑफ नेपोलियन. तो ऑल ऑफ विच इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म्ड क्या हो गया, द ओल्ड वे एंड प्रोजेक्टेड अ पॉलिटिकल एंटिटी एज अचीवेबल पॉसिबिलिटी. तो नेपोलियन प्रोटेक्टरेट है ओवर द जर्मन स्टेट एंड इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन एंड हैड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन जर्मनी. इसका जर्मनी पे काफ़ी ट्रिमेंडस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. अब जब हम देखते हैं तो आगे जब देखते हैं तो जो रीज़न है ना, लाइक जो फ्रेंच यहाँ पे फ्रेंच रूल एक्सपीरियंस करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है. यहाँ पे इक्वालिटी भी है फ्रेंच में. फ्रेंच की बात जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है, इक्वालिटी की बात हो रही है, फ्रीडम है. ठीक है. और उसके साथ में क्या है, आपके पास में आइडिया ऑफ लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, नेशनलिज्म का इन्फ्लुएंस है अमंग द जर्मन्स. तो दीज रीजन्स दैट जो
रूलर के अंडर में जो आ रही है, एक्सपीरियंस इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ द एफिशिएंट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मैनी जर्मन्स. द ट्रम्प्स ऑफ द नेपोलियन ऑल्सो became an example of a great deeds with that love and devotion fatherland could inspire. On the other hand, जो struggle against the Napoleon went on a creating unity feeling among the German people. तो इसके बाद में the very प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ऑक्यूपायर दिखाई देने लगता है, तो एरोगेंट एंड एवेशियस, तो हैड इंस्टिल्ड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द जर्मन्स. तो पीपल ऑफ मैनी रीजन्स फ्रॉम द डिफरेंट डायलेक्ट्स हैड फाउंड द जर्मन एज अ कॉमन डेफिनेशन ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्रेंच ऑक्यूपेशंस. तो दीज दिस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग सेंट्रल यूरोप में कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ यूनिटी फीलिंग अमंग द जर्मन. तो इनकी इस तरह से यूनिटी की फीलिंग स्टार्ट होती है राइज होनी अमंग द जर्मन. तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं डिफरेंट बाय एंड कॉमन लैंग्वेज एंड कंट्रीब्यूट करेंगे जर्मन फिलोसोफर लाइक जॉन फिच. आपके जर्मन फिलोसोफर आएंगे, ये आपके उसको एक्सप्लेन करेंगे. He is Johann Fitch. Johann Fitch in the word, they're like those who speak the same language are joined to each other by multitude of invisible bond by nature itself. Nature से ही like Hindi speaking people आर अटैच टू अस. तो जैसे हमारी हिंदी, हमारी जो भी लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, उससे हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं. तो उसके बाद लाइक आर बाय नेचर वी आर नेचुरली दैट मच विल्ड कि हम उससे इंसेपरेबल हैं, दुनिया के जो वर्ल्ड से इंसेपरेबल हैं, पर हम अपने इस जो मदर टंग है उससे अटैच हो ही जाते हैं. तो सैक्रिफाइसेस ऑफ जर्मन हमें देखने को मिलते हैं अंडर द नेपोलियनिक रूल, जहाँ पे फर्दर रीइंफोर्स करा जाता है रिसेंटमेंट अगेंस्ट द फॉरेन रूल. तो नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है, जो यहाँ पे होता है, तो ये नियरली रूइंड द सेंट्रल यूरोपियन इकोनॉमी की, बेसिकली यूरोपियन इकोनॉमी की जो सेंट्रल, बेसिकली इसको पूरा का पूरा वो र्यून कर देते हैं. एंड इसके क्योंकि डेफिनेटली दूसरी कंट्री आपकी कंट्री के ऊपर रूल करेगी तो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, आपके बेनिफिट के लिए तो नहीं करी, द वे द ब्रिटिशर्स रूल ऑन अस. तो सेम वही चीज़. तो एंटी नेपोलियन फीलिंग यहाँ से कॉज हो जाती है, कंसोलिडेशन ऑफ अ यूनिटी, कॉन्शियसनेस एंड अमंग द जर्मन ऑफ ऑल क्लासेस. तो यंगस्टर जो है हमारे वो आते हैं, जैसे इंडिया में भी यंगस्टर ही आए थे उस टाइम पे. यंगस्टर मेजॉरिटली दे फॉर्म्ड वॉलंटरी मिलिट्रीज एंड सच एज लॉर्ड्स फ्री कॉप्स वगैरह पुरुषिया में बनाया. दस इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेंगे जर्मन ड्यूरिंग देयर फाइट अगेंस्ट द नेपोलियन हैड ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जर्मन स्टेट. तो यहाँ पे कांग्रेस जो होती है वियना में, जर्मनी में, तो कांग्रेस जो 1815 ऑनवर्ड में ना, यहाँ पे वियना में कांग्रेस ये प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बाय रीऑर्गेनाइजिंग यूरोप इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ये स्टार्ट करेंगे. तो इट ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली जर्मनी इनटू कन्फेडरेशन ऑफ 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट एंड द जर्मन कन्फेडरेशन विच इंक्लूडेड बोथ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया. हम इसके साथ में जाते हैं, यहाँ जो मैंने नोट्स अटैच किए इसको एक बार देख लेते हैं. ये इनिशियल है 1864 में. बिस्मार्क टुक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द basically towards he'll start molding up a empire. तो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया formed the alliance बनाएंगे and went for a war against Denmark. इस डेनमार्क के अगेंस्ट they will fight war with the two border provinces and यहाँ पे ये जीत जाते हैं. तो इट क्विक विक्ट्री इनकी हो जाती है, नेशनल प्राइड राइज हो जाता है among the Prussia. It also won a new respect from the German and the lent support from the Prussia as the head of the unified Germany. Also the victory हो जाती है. तो Prussia governed the Sinner and Austria controlled the Holstein. तो Holstein ये कंट्रोल करते हैं. फिर इसके बाद में अब उसकी नीयत खराब हो जाती है बिस्मार्क की, और वो आगे करते हैं. बिस्मार्क पर्पसली स्टिर करने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसमें, विद ऑस्ट्रिया ओवर द सेल्विंग्स एंड हॉलस्टाइन. तो टेंशन प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं ऑस्ट्रिया, बिना उस पर्सन के नोटिस में आता ही नहीं है ऑस्ट्रिया इनटू अ डिक्लेयरिंग वॉर ऑन प्रूशिया इन 1866. दिस कॉन्फ्लिक्ट जो है वाज नोन एज द 7 वीक वॉर. ये कॉन्फ्लिक्ट 7 वीक वॉर
के नाम से जाना जाता है. तो प्रूशिया यूज्ड देयर सुपीरियर ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट टू विन डिवास्टेटिंग विक्ट्री. द ह्यूमिलेटेड ऑस्ट्रिया एंड द ऑस्ट्रिया लॉस्ट द रीजन ऑफ द Venetia and which was given to Italy, and they had to accept Prussian annexation of more German territory. And with its victory in the 7 Weeks' War, Prussia took control of northern Germany for the first time, and the eastern and the western part of Prussia kingdom were joined. So in 1867 जब हम देखते हैं तो remaining states जो होते हैं आपके north joined the North German Confederation and which Prussia dominated completely. Prussia ने इसको dominate किया था. ठीक है, अब ये है आपका डायग्राम. इसमें आप देखोगे तो इस तरह से पूरा का पूरा ये यूरोप था पूरा. एंड यूनिफिकेशन अब आगे पढ़ते हैं तो बाई 1867 में अ फ्यू सदर्न जर्मन स्टेट्स हैं आपके जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रूशिया कंट्रोल है. द मेजॉरिटी ऑफ द सदर्न जर्मन है वर कैथोलिक है. मैनी इन द रीजन रेजिस्टेड डोमिनेशन बाय प्रोटेस्टेंट प्रूशिया एंड हाउएवर बिस्मार्क होते हैं ही फील लाइक कुड विन द सपोर्ट ऑफ द सदर्नर्स इफ दे फेस द थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड. तो ही बेसिकली रेजोनेट करेंगे दैट वॉर विद द फ्रांस वुड रैली द साउथ. एंड बिस्मार्क यहाँ पे अपना रोल प्ले कर जाएंगे. यहाँ पे वॉज एन एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंसिडेंट्स टू गेन हिज एंड्स. तो बेसिकली ये पर्पस इनको क्लियर है कि मेरे को बस किसी भी तरह से ये एनेक्स करना है. For example, he created the impression that French ambassador has insulted the Prussia king, and the French reacted to the Bismarck's deception by declaring war on the Prussia on July 19, 1817. तो आगे हम जब जाते हैं तो ये हमारे His Majesty King राइट करते हैं like M. Benedette interceded करेंगे that prominent in order to demand of me most instantly that I should authorize him to telegram immediately to Paris that I shall obligate myself for all future time never again to give my approval to the कैडिकेसी. तो ये अपना गेम खेल गए हैं और इसकी वजह से फिर इनमें लड़ाई हो जाती है और फिर ये हो जाता है. इसमें यही है, आगे उसमें और कुछ नहीं है. तो इसके बाद में ये लड़ाई चलती है और इसके बाद आफ्टर द ये रिपोर्ट आ जाती है रिनंसिएशंस ऑफ द हेरिडेटरी प्रिंस जो आते हैं आप. तो यहाँ पे इस तरह से ये हार जाते हैं क्योंकि ये लड़ाई में कामयाब हो जाते हैं लड़ाई करवाने में. तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848 में हमें देखने को मिलता है जर्मनी. तो जुलाई रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसको. तो ये बेसिकली इज ट्रीटेड एज जुलाई रिवॉल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई रिवॉल्यूशन इसलिए करा रही हूँ. जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में होता है बेसिकली. जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस हियर इन 1830. So here had its own echo in the Germany and the people rose up in many places demanding liberal constitution. क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए था? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. ठीक है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. ठीक है, एज वेल एज बट प्रूशियन ऑस्ट्रिया ये दोनों डोमिनेंट स्टेट है अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्की. ये क्या करेंगे? सप्रेस करने की कोशिश करेंगे दीज अपराइजिंग्स. इन मार्च 18 कब? मार्च 1848 में. तो जर्मन लिबरल रोज द रिवोल्ट ऑल ओवर जर्मनी एंड कन्वेड ऑल द जर्मन नेशनल पार्लियामेंट एट फ्रैंकफर्ट. बोलेंगे कि ये इट प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन. यहां से इनका क्या बनेगा? फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? फ्रैंकफर्ट इट्स फोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा जो प्रोक्लेम करेगा जर्मन फेडरेशन को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. कैसी डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अपर हाउस, लोअर हाउस. ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करेंगे जहां पे, और उसके बाद ये बोलेंगे कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड लीड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड लीडर्स ऑफ दिस फेडरेशन वाज ऑफर्ड टू द
प्रूशियन किंग। तो वो फेडरिक विलियम फोर जो है, बट ये जो किंग है ना फेडरिक विलियम फोर, डिक्लाइन कर देंगे द ऑफर को। सो ही वॉज अप्रीहेंसिव ऑफ अ हॉस्टाइल रिएक्शन बाय द ऑस्ट्रिया एंड ही वी लाइक वो आगे बोलेंगे अगेंस्ट बीइंग क्राउन्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी असेंबली, पिक अप अ क्राउन फ्रॉम द गटर। वो बोलेंगे आप गटर से अपने लिए राजा ढूंढ लो जाके, जो करना है, एज ही डिस्क्राइब्ड इट। तो ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सच एन ऑफर एज एन अब्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ द जर्मन प्रिंस के राइट को पूरा हैम्पर कर रहे हो आप, ये तो गलत कर रहे हो। द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशन हो जाता है हैड फार रीचिंग रिपरकशन ऑन द जर्मन लिबरलिज्म एंड इट्स रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन, काफी बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिबरल्स जो हैं आपके, वो क्या है, अंडर एस्टिमेटेड हु हैड अंडर, जिन लिबरल्स ने बोला कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करिए द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंजर्वेटिव्स को ओल्ड ऑर्डर नाउ बिकेम डिसएंचमेंट एंड मेनी लिबरल्स यहाँ पे फील करेंगे दैट फ्रॉम द फ्लड फ्रॉम द कंट्री टू द विच वीकेंड द लिबरल लीडरशिप वीक हो जाती है। कभी कोई लीडरशिप वीक कब होती है, जब उस ग्रुप में से कोई छोड़ के निकल जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी इससे पहले काफ़ी सारे लोग बहुत ही एमिनेंट थे, जिनको जो आज सारे बीजेपी में जाके मिल चुके हैं, बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। बट अगर वो लोग आज इधर होते तो शायद आज सिचुएशन और कुछ और सीटें होती कांग्रेस के पास भी। ठीक है, तो ये लीडरशिप अगर कोई एक एम्प्लॉय एक इधर से इस टीम से निकल के उस टीम में चला जाता है तो डेफिनेटली वीकन अप हो जाता है। तो अदर रिप्लेसमेंट आइडियलिज्म होते हैं विद द रियलिज्म नाउ स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ जर्मन यूनिटी थ्रू अ प्रूशियन आर्म एंड नॉट थ्रू अ लिबरल आइडियाज। तो दे हेल्ड दैट व्यू कि जर्मन क्वेश्चन है वॉज नाउ इन अ सिंपल अल्टरनेटिव बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। दे ऑल्सो बिलीव द जर्मन क्वेश्चन इज नो मोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बट अ क्वेश्चन ऑफ क्या, पावर ऑफ द प्रूशियन मोनार्की एंड प्रूशिया वॉज फिटेड फॉर द लीडरशिप रोल। तो इट वॉज अ प्रूशिया जो इनिशियली था कि प्रूशिया ही था जो बोल रहा था कि हमें ना क्या बोलना चाहिए, लाइक वी कैन से जर्मन रेजिस्टेंट एंड नेपोलियन इन द वॉर ऑफ लिबरेशन एंड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो प्रूशिया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। प्रूशिया काफी बड़ा था और स्ट्रॉन्गेस्ट था, काफी बड़ा भी था, स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। और उसके बाद में इसके पास में जर्मन स्टेट का काफी बड़ा जर्मन स्टेट था, कस्टम यूनियन जोलोवेरियन होते हैं। तो ये हैड रिप्लेस द प्रूशिया इन द economic leadership for German states. So above all, Prussia was the only power in the German capable of challenging ऑस्ट्रिया को चैलेंज करने के लिए सिर्फ इकलौता प्रूशिया ही था, विच वॉज द मेन हर्डल ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन का मेन हर्डल था। बट प्रूशिया का जो किंग था ना वो लाइक हैड अ फैशन एंड अ रिगरसली ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी थी, वॉज ऑफन स्टाफ्ड बाय द एक्स सोल्जर्स एंड द प्रूशिया थ्रोन वॉज सपोर्टेड बाय द जंकर्स ऑफ द पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स। तो हैंस जो स्टेट की जो आपकी बेसिकली अपरेटस ऑफ प्रूशिया है वॉज कैपेबल of meeting the mission and the objective. The Prussia as the agent of unification start होता है 1861 में। फेडरिक विलियम वन सक्सीड कर जाते हैं थ्रोन ऑफ प्रूशिया एंड द फर्स्ट सॉलिड स्टेप ऑफ यूनिफिकेशन सेटअप किया जाता है यहाँ पे प्रोरोगेटिव ऑफ द क्राउन। विलियम वन वॉज ऑल्सो Prussian to the core who believed in the mission of Prussia in the destiny of the German nation. Being a military man by training, he believed that destiny of the Prussia was bound up with the army. To modernize the army, the king demanded the money from the Prussian parliament and the Diet refused. Diet ने refuse कर दिया the grant under the influence. The liberals who feared from such reform would strengthen the monarchy and the military rule को आगे वो स्ट्रेंथन कर देंगे। तो इसके बाद में क्या होता है कि किंग रिजॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व द लेजिस्लेचर एंड बट द जनरल इलेक्शन लिबरल स्वेप्ट द पोल, पूरा का पूरा साफ कर दिया। ठीक है, एंड द न्यू लेजिस्लेशन यहाँ से टू रिजेक्टेड द आर्मी रिफॉर्म भी पॉसिबल जो थे, प्रपोजल जो थे आर्मी रिफॉर्म के उनको भी रिजेक्ट कर दिया। एंड किंग एंड द पार्लियामेंट एंड डेडलॉक बिटवीन किसके बीच में, किंग एंड पार्लियामेंट के बीच में डेडलॉक स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद में बिस्मार्क जो एज अ रिफॉर्मर की तरह माने जाते हैं यहाँ पे, ये करा चुके हैं यहीं पे। तो बिस्मार्क एज अ रिफॉर्मर की तरह जाने जाते हैं। तो ये आते हैं कैसे, किस तरह से एंड हिज रिफॉर्म किस तरह से। लास्ट सबसे पहले 1862 में विलियम
वन नाउ 1862 में अपॉइंटेड बिस्मार्क को अपॉइंट कर देंगे मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए, चांसलर के लिए ऑफ द प्रूशिया। उसके बाद विद दिस अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप जब हमें देखने को मिलता है लाइक टेकन टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब हम देख रहे हैं तो इस टाइम पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइक बोथ वर द बिलीवर ऑफ ऑटोक्रेसी, दोनों ही बिलीवर ऑफ ऑटोक्रेसी हैं, अपहोल्डर्स ऑफ द prerogatives of the crown, and both believe in the higher role. Prussia was destined to play up the Germany and play a role of Germany. Both believed in the role of a military in settling the issue of the ideas, issue of the time, and thus we can say in this era, German unification under the leadership Prussia with the method of military might was initiated right away with the appointment of the Bismarck as the minister president। ठीक है, इसके बाद है बिस्मार्क क्या थे, एक बेसिकली लैंडेड नोबल थे ऑफ द प्रूशिया एंड ही प्रिस्क्राइब्ड real politic or political based not on a morality but on a power and practicality. So he was destined to play a dominant role in German and European politics for the next 30 years का उनका अपना टारगेट था, और पहले से ही था, वो पहले से ही उसको लाइक ऑस्ट्रिया को तो हटाने की कोशिश में वो स्टार्टिंग से था, वो उनका इनिशियल थिंकिंग थी कि मुझे मॉडर्नाइजेशन करना है आर्म फोर्सेस का। लिबरल्स who were in majority in the Diet were outraged by the domineering and authoritarian attitude of Bismarck की वजह से परेशान थे वो, और दे लाइक बिस्मार्क ऑर्डर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना उन्हें स्टार्ट कर दिया। द पोजीशन ऑफ द प्रूशिया इन जर्मनी विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय द लिबरलिज्म बट by its power। इनका ग्रेट विजन था, बिकॉज हिज ग्रेट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम वॉल विल नॉट बी रिजॉल्व बाय द स्पीचेस एंड मेजॉरिटी डिसीजन बट बाय ब्लड एंड आयरन। तो ये बेसिकली किस पे फोकस करते रहेंगे शुरू से लेके एंड तक, ब्लड एंड आयरन पे। ठीक है, तो बोलेंगे लड़ना तो पड़ेगा तभी मिलेगा कुछ। तो इनकी जो स्पीच रिमार्क इज अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम द लिबरल एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर टू द कंजर्वेटिव रियल पॉलिटिक इन द जर्मन यूनिफिकेशन। तो अपोजिशन टू हिज रिफॉर्म गेन्ड मोमेंटम हो जाता है। बिस्मार्क डिसमिस्ड द लोअर चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर, इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन द प्रेस एंड डिसमिस्ड द लिबरल्स फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड अरेस्टेड एंड जेल्ड आउटस्पोकन लिबरल्स। जनरली जब भी किसी कंट्री में इसी तरह का डेमोक्रेसी को जो हम बोलते हैं हैम्पर होने वाली, तो ये चीज़ें देखने को मिलती भी हैं वर्ल्ड में ग्लोबली। तो बिस्मार्क एंड द वॉर्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन कैसे होता है, इसमें आपकी 3 होते हैं, आई थिंक ऊपर लिखा होगा मैंने शायद, ये रही, द डेनिश पर्शियन वॉर, द ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर एंड द फ्रांको पर्शियन वॉर। ठीक है, डेनिश पर्शियन वॉर अगेन ये होता है इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द डच एंड द प्रूशिया एज अ पार्ट ऑफ his larger design of unifying Germany and silence the opponent of his by blood and iron policy by aggrandizing the Prussia। यूज ऑफ द इशू करा उन्होंने, इस तरह से उन्होंने इनके सबके साथ लड़ाई करी और सारा ख़त्म करवा दिया। ठीक है, इतना ही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, ज़्यादा इसमें डेप्थ में पूछते नहीं है क्वेश्चंस, तो बस हमारे लिए यही है। और बाकी मैं नोट्स दे दूँगी, एक बार इसको पढ़ लेना और इसके बाद में यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे इन ऑन जनवरी 1871 at the captured French palace in the Versailles, the King William I of the Prussia was crowned Kaiser or the emperor. German called their emperor the Second Reich, and the Holy Roman Empire was the first, and Bismarck had achieved the Prussian dominance over Germany and the Europe by blood and iron. The new German Empire जो annex करते हैं from France to territory Alsace and the Lorraine, तो ये आपकी है एल्सेक एंड लॉरेनी, ये वाली टेरिटरी। इसके बाद में ये मैं करा चुकी हूँ, हाँ नहीं शायद रिवॉल्यूशन, हाँ जर्मनी ये करा दिया है मैंने आपको। उसके कंपैरिजन्स हैं ये इसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं, ऐड किए हुए हैं, तो ये आप एक बार इनको देख लो। इतना ही करना है, इतने करने से आपका पूरा का पूरा ये योर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज बीइंग कवर्ड थॉरोली। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इनफ है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।